नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एम आई स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों की आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो सही ढंग से चल रही होगी उत्तराखंड पीसीएस को लेकर। और आज इसका हम तीसरा लेक्चर प्रस्तुत करते हैं आपके सामने और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा विंड सिस्टम के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर विंड्स, एक्सप्लेन्स इट्स क्लासिफिकेशन एंड देयर टाइप्स। पवन क्या होती है और इसके प्रकार पूछे गए हैं 125 वर्ड्स में। ओके, तो उसमें इस आंसर में सबसे पहले तो विंड की परिभाषा लिख देंगे। व्हाट आर विंड्स, दैट द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर आर कॉल्ड विंड। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ विंड, वन इज सरफेस विंड एंड वन इज एटमॉस्फेरिक विंड। सरफेस विंड यानी कि सतही पवने, वे पवने जो पृथ्वी की सतह के कहाँ चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल यानी कि समानांतर चलती हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई लैंडफॉर्म है प्लेन वाला और यहाँ पर पहाड़ है, एंड दिस वे द मूवमेंट ऑफ एयर टुक प्लेस। तो ये आपके प्रकार की सरफेस विंड ही है। इसी प्रकार से पूरे ग्लोबल लेवल पर भी सरफेस विंड ब्लो करती हैं किन्हीं दो खास लैटिट्यूड्स के बीच में, जो कि हम एक फिगर के जरिए समझेंगे अगली स्लाइड में। ठीक, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो दोज विंड विच ब्लो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड सरफेस विंड्स। ऑब्वियसली दे आर परमानेंट यानी कि एक स्थायी पवने हैं, और इनको प्रचलित या प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। ओके, दे ब्लो इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं, कोई हाई है कोई लो है। तो हम जानते हैं कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी आपको एक फिगर दिखाएंगे। उदाहरण, ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पूर्वा पवने, ये सब टिपिकल एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, सरफेस विंड्स के। हो सकता है क्वेश्चन 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में व्हाट आर ट्रेड विंड्स करके भी आ जाए, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। सो दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स को क्या कहा गया है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहा गया है। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा ऐसी है। आंसर लिखते समय पहले डायग्राम बना लीजिएगा और उसके बाद डायग्राम को देखकर एक्सप्लेन करिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है इसलिए। दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ओके, तो दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और इस बारे में यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं प्री में भी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर वेस्टर्लीज, यानी कि पछुआ पवनें क्या होती हैं, जो कि मध्य अक्षांश में स्थापित है। मिड लैटिट्यूड्स भी कहते हैं इनको। दे ऑल्सो ब्लो इन द बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्धों में इनका बहाव होता है। फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर रीजन। चलिए, इस चीज को समझने के लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, और वो ये रहा। ये रहा आपका इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट वाला इलाका, जो कि आप समझते ही हैं कि लो प्रेशर वाली बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई रहता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज व्हाट वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लेकिन ठीक यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बन रही है, ये बन रही है 30 से 35 डिग्री के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, देखिए ऐसी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और वही वहां पे लिखा है आपने। सदर्न हेमिस्फेयर में कैसी है, ऐसी है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। तुम देख सकते हो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से किस तरफ जा रही है, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर वाले रीजन में। ध्यान देने वाली बात क्या है साथियों, डायरेक्शन। तो एक बार अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो इसी को देखकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो नंबर आपको अच्छे भी मिलेंगे। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि अभी हमने देखा। और इनका जो विस्तार है वो 35 से 60 डिग्री के बीच में हुआ है, दोनों ही गोलार्धों में। लेकिन इसका विकास अधिकतर कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि वहां पर जो भूभाग है यानी कि जो लैंड मास है, जो अर्थ का जो लैंड मास है, उसका अधिकतर विकास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हुआ है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम हुआ है। अगर आप मैप उठाकर देखेंगे तो ओशियन का जो विस्तार है वो साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, और इसीलिए इन पवनों को या इन विंड्स को दूर तक चलने का मौका मिलता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है,
अलग अलग अक्षांशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। रोरिंग एट 40s एट 40 डिग्री लैटिट्यूड, फ्यूरियस 50s एट 50 एंड स्क्रीचिंग 60s एट 60 डिग्री लैटिट्यूड। हिंदी में गुर्राती चालीसा, प्रचंड पचासा, इस तरीके से इनको कहा जाता है। तो 50 वर्ड्स में ये अलग से भी आ सकता है, अगर 125 वर्ड में आएगा तो आप इसको पूरा सा डिफाइन कर सकते हैं। वेरी इजी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर स्टिलीज? ठीक है, ध्रुवीय पूर्व पवनों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर हम दो विंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर वन मोर सेट ऑफ विंड्स आर एस्टेब्लिश इन दीज टू लैटिट्यूड्स। ये आप जानते ही हैं पोलर रीजन है, साउथ वाला, और ये पोलर रीजन है, इसको मैं नॉर्थ पोल लिख देता हूँ, नॉर्थ पोल वाला। तो नॉर्थ पोल में हाई प्रेशर है, ये आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से। यहाँ भी क्या है, हाई प्रेशर है। तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन बोथ द हेमिस्फीयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकी जो डायरेक्शन है पोलर ईस्टर्लीज की, वो सिमिलर है किसके? इसके ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज के, कुछ इस तरीके से। तो बस, सो वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ विंड ब्लो बिटवीन डिफरेंट लैटिट्यूड, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, आएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ओके, ये रहा डायग्राम, जरूर देखिएगा इसको। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? हिंदी में इसको कहा जाता है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक, वो क्षेत्र जहां पर दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं। द जोन वेयर ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कन्वर्जेस इज कॉल्ड ITCZ। ओके, इसका डायग्राम बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से, जरा देखिए। डेफिनेशन के अनुसार तो ये है कि ये रहा हमारा ट्रॉपिकल, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 30 डिग्री वाला और सदर्न हेमिस्फीयर का 30 डिग्री वाला। तो जैसे कि एक मैंने व्यापारिक पवन ये बनाई और ये मैंने व्यापारिक पवन ये बनाई, तो यहाँ का जो मीटिंग पॉइंट वो ये है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? ITCZ। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। बात इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इट इज नॉट फिक्स। व्हाई इट इज नॉट फिक्स? क्योंकि सन की जो मूवमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट होती है दोनों हेमिस्फीयर में साल भर। तो जब सन परपेंडिकुलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अधिक है, यानी कि इस तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि जो ITCZ वाला इलाका है वो एग्जैक्टली इक्वेटर पे स्टैब्लिश ना होकर उसके थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ स्टैब्लिश होगा, लाइक दिस। इसको मैंने डॉट लाइन से दिखाया है, और ये रही इक्वेटर 0 डिग्री पर। तो ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक पवनें आपस में आकर यहाँ पर मिलेंगी। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्जेस इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर खिसक के मिल जाएंगी जून के महीने में। और हो सकता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जब सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा परपेंडिकुलर इफेक्ट डाल रहा हो, तो उस केस में सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी मीटिंग कुछ इस तरीके से हो। इन बोथ द केसेस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है कि जहाँ पर दो ट्रेड विंड्स आकर आपस में कन्वर्ज होती हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशन डोल्टम के बारे में भी आ सकती है, तो काफ़ी आसान से आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। द रीजन ऑफ द इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेयर दीज विंड ब्लो इज कॉल्ड डोल्ड्रम। ITCZ, doldrum, equatorial low are characterized with what? A very low pressure, variable winds, and calm conditions. So this all we have about ITCZ. Okay, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है कि व्हाट आर हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। इसके लिए सबसे खास बात है डायग्राम की। डायग्राम अगर आपको याद है तो इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से आंसर लिखा जा सकता है। ये रहा वो डायग्राम। देखिए, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है, अगर आपको समझ में आए जरूर आएगा। ये रहा आपका इक्वेटर वाला इलाका, सॉरी, दिस वी हैव इक्वेटोरियल रीजन। मैं इसमें इंक का जो कलर है वो बदल लेता हूँ, सॉरी, व्हाइट कलर का कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल आप लोग डायग्राम देखिए। इक्वेटर आपको दिख रहा है, सब ट्रॉपिकल वाला इलाका भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। रेड कर लेते हैं इसको। तो जो हेडली सेल है वो इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश हुई है। किसके बीच में? 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, इन बोथ द हेमिस्फीयर। कैसे स्टैब्लिश हुई है? आपको पता ही है कि ये वाला जो रीजन है, दिस इज टू मच हॉट। यहाँ पर सबसे अधिक असर है किस चीज़ का? सन का। तो यहाँ पर जो एयर राइज करेगी एक खास हाइट तक जाएगी,
खास हाइट तक जाने के बाद ठंडी होगी, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ द एयर, और दोनों ही तरफ ये बैठ जाएगी। कहाँ पे उतरेगी? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर उतरने के बाद इस सरफेस विंड के रूप में या ट्रेड विंड के रूप में ये पैरेलल ब्लो करेगी कुछ इस तरीके से, और इधर हेमिस्फेयर से भी कुछ इस तरीके से। और ये हम देखते हैं कि एक कोशिका यानी कि एक सेल का निर्माण हो रहा है। तो दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट? हेडली सेल। सेम सेट ऑफ सेल is established between 30 degree and 60 degree also in the same manner। ठीक, एक सेल यहाँ पे बनेगी, ओके, एंड वन मोर सेट ऑफ सेल established between 60 degree to 90 degree। फाइन, 60 degree to 90 degree, this is very important। but one thing is very one more important thing is that कि यहाँ पर जो इसकी जो हाइट है हेडली सेल वाले की, इसकी सबसे अधिक होगी, फेरल सेल की उससे कम, पोलर सेल की उससे भी कम। इसका कारण आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, जो अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्री जो बल है, वो लगातार कम होता जाता है। तो वी कैन से दैट द थिकनेस ऑफ द हेडली सेल इज मोर एंड मोर इनॉर्मस देन द फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर बनाने के बाद आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? ये उदाहरण है किस चीज का? एटमॉस्फेरिक विंड का। सबसे पहले हमने देखा था विंड्स के बारे में, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो सरफेस विंड के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक विंड का के बारे में। लेकिन हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल भी एटमॉस्फेरिक विंड का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। सो वन मोर सेट ऑफ विंड्स आर देयर विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। ये भी एक एटमॉस्फेरिक विंड का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। 250 वर्ड्स तक की रेंज में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो जेट स्ट्रीम्स आर अनदर कंपोनेंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी खोज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब अमेरिकन मिलिट्री वाले बॉम्बिंग मिशन में गए थे। These aircraft encountered these winds from opposite direction। उनकी विपरीत दिशा से हवा चल रही थी बहुत तेजी से, about 175 knots। 1 knot इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 175 का मतलब यहाँ पर ये हो गया 323.75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कह सकते हैं कोई चीज़ अगर इतनी तेजी से आ रही हो तो उनकी स्पीड में फर्क तो पड़ेगा ही, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा है कोई उनको रोक रहा है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। Jet streams are fast moving narrow band of air in the upper atmosphere from the west to east direction। अर्थ की जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी खास ऊंचाई है 16 से 20 किलोमीटर के बीच में। यहाँ के आसपास जेट स्ट्रीम तेजी से ब्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। दे जस्ट लाइज बिलो द ट्रोपोपॉज। कहाँ पर स्थित है? ट्रोपोपॉज के ठीक नीचे, और लगभग वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये कभी भी सीधी दिशा में नहीं चलती हैं, ऐसे घूमते हुए चलती हैं इन द मेन रिंग फॉर्म, जैसे कि रिवर बहती है और कर्व बनाते हुए भागती है। जेट स्ट्रीम एनसर्कल्स द अर्थ इन अ नैरो जोन। ये समझ लिए कि एक ट्रेन है छोटी, मतलब एक ट्रेन है 100-150 मीटर लंबी, और चक्कर काट रही है वो, ठीक है। तो वो उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी अर्थ का डायमीटर है, कुछ लंबी है खाली, लेकिन तेजी से घूम रही है। कैसे? मेन रिंग फॉर्म में। और उसकी चौड़ाई खुद की कितनी है? 300 से 500 किलोमीटर, ठीक है, आसमान में। और स्पीड काफी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना तेजी से मूवमेंट कोई सिस्टम मूव कर रहा होगा एक खास ऊंचाई पर, तो उसका असर सरफेस पर भी देखने को मिलेगा। और ये थ्योरी सपोर्ट करती है किस चीज़ को? टू एस्टेब्लिश द मॉनसून ओवर द लैंड मास ऑफ इंडिया। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द जेट स्ट्रीम आर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। वन एक जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके कि जियोस्ट्रॉफिक विंड से आप क्या समझते हैं, तो लिखेगा those winds which are free from the influence of the ground friction are called geostrophic wind। यानी कि ऐसी पवनें जिनका पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो घर्षण क्रिएट होता है हवा और जमीन के बीच में, उससे बिल्कुल फ्री होती है।
ठीक है। जो सरफेस विंड है उनकी डायरेक्शन तो डिटरमाइन करता है कौन? कोरियोलिस इफेक्ट। एंड दे ब्लो पैरेलल टू द जोन ऑफ द लो प्रेशर। इसको आप जरा खोजने की कोशिश कीजिए कि व्हाट आर आइसोबार्स। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। Geostrophic winds blow in such a way that a zone of low pressure is to its left in the northern hemisphere and to its right in the southern hemisphere. ठीक है, ये आप अपने आंसर में मेंशन जरूर करिएगा। फाइन। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। दो प्रकार की होती हैं, पोलर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। पोलर का मतलब यह है कि पोलर रीजन के ऊपर स्टैब्लिश होंगी। सब ट्रॉपिकल का मतलब यह है कि मिड लैटिट्यूड के ऊपर स्टैब्लिश होंगी। आंसर के फॉर्म में ठीक ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है। एक आप फिगर देखिए, दिस वी हैव द पोलर जेट स्ट्रीम, ओके, विच इज established over North America. You can see it. And this we have subtropical jet stream which is established over the 30 डिग्री latitude, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, तो दिस इज वी हैव द सेट ऑफ जेट स्ट्रीम्स which are blow from west to east above 13 किलोमीटर from the surface of the earth। और मानसून को स्टैब्लिश करने में ये विंड्स काफी अहम भूमिका निभाती हैं। मॉडर्न थ्योरी ऐसा बताती है हमको। सो दिस ऑल फॉर टुडे। और प्लीज़ इन आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट छोड़ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और जो भी सुझाव देना चाहें दे सकते हैं। सो होपफुली यू आर डूइंग गुड। ऑल द बेस्ट। जल्द ही दूसरे लेक्चर के साथ हम प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाइन, टेक केयर।